हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको डी फार्म सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट कम्युनिटी फार्मेसी जिसका चैप्टर नंबर 8 ओवर द काउंटर यानी ओटीसी मेडिकेशन के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने प्रीवियस वाले चैप्टर नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से प्रीवियस वाले चैप्टर को पढ़ लीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दिया करो और अपने कॉलेज ग्रुप में भी वीडियो को शेयर कर दिया करो। अगर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड होना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड होने के लिए आपको 199 रुपये का पे करना होगा। उसके बाद आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे और आपको PDF भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो बात करते हैं, यानी सबसे पहले डेफिनेशन बताते हैं कि ओटीसी मेडिकेशन जो होती हैं वह क्या होती हैं। देखिए, ओटीसी का मीन्स होता है ओवर द काउंटर, यानी इसको नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग भी कहा जाता है। जो ओटीसी मेडिकेशन होती हैं इनको नॉन प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन भी कहा जाता है, क्योंकि इनको लेने के लिए किसी भी प्रिस्क्रिप्शन की आवश्यकता नहीं होती है। यह वे मेडिसिन होती हैं जिनको बिना किसी वैलिड प्रिस्क्रिप्शन के खरीद सकते हैं, यानी वे मेडिसिन होती हैं, इनको मेडिसिन को खरीदने के लिए किसी भी प्रकार का कोई प्रिस्क्रिप्शन की आवश्यकता नहीं होती है। लाइक एंटीपायरेटिक हो गई, एक्सपेक्टोरेंट हो गई, एनाल्जेसिक हो गई और जो एक्ने क्रीम हो गई। तो दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि अगर किसी को थोड़ा बहुत फीवर आ जाता है तो दोस्तों वह मेडिकल स्टोर पर जाकर मेडिसिन ले लेता है। और एक्सपेक्टोरेंट कभी कभी खांसी हो जाता है, जुखाम हो जाता है और अगर बॉडी में पेन हो रहा होता है तो दोस्तों इस प्रकार से जो यानी मेडिसिन यानी मेडिकल स्टोर से ले लेता है बिना प्रिस्क्रिप्शन के, तो उसको ही कहा जाता है दोस्तों ओटीसी मेडिकेशन, जिसको लेने के लिए प्रिस्क्रिप्शन की आवश्यकता नहीं होती है। फिर बात करते हैं नीड एंड रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन ओटीसी मेडिकेशन डिस्पेंसिंग, यानी जो ओटीसी मेडिकेशन की डिस्पेंसिंग होती है उसमें फार्मासिस्ट की नीड क्या होती है और उसके बाद यानी क्या उसकी डिस्पेंसिंग में क्या फार्मासिस्ट अपना रोल प्ले करता है, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो पहला पॉइंट है, ओटीसी मेडिकेशन के द्वारा फार्मासिस्ट लोगों को ट्रीट कर सकते हैं, बार बार डॉक्टर के पास जाने से बचाते हैं। यानी जो ओटीसी मेडिकेशन होती हैं उनके द्वारा फार्मासिस्ट जो होता है वह पेशेंट को ट्रीट कर सकता है और उसके बाद बार बार डॉक्टर के पास जाने से भी यानी बचाने का वर्क करता है और ट्रीटमेंट सस्ता हो जाता है। यानी ट्रीटमेंट सस्ता होने का मीन्स होता है कि जो ट्रीटमेंट होता है वह सस्ता हो जाता है। अगर डॉक्टर के पास जाएगा तो वहाँ पर उसको ज़्यादा पैसे खर्चे करने पड़ेंगे और उसके बाद अगर वह ओटीसी मेडिकेशन का यूज़ करके ठीक हो जाएगा तो उसके टाइम की भी बचत होगी और पैसे की भी बचत होगी। पॉइंट नंबर 3 है, यदि कोई पर्सन ओटीसी मेडिकेशन का गलत यूज़ कर रहा है तो फार्मासिस्ट का वर्क है कि वह उसे ट्रैक भी करे। यानी अगर कोई पर्सन है वह मेडिसिन का यानी गलत यूज़ कर रहा है, कोई भी ओटीसी मेडिकेशन है उसका वह गलत यूज़ कर रहा है, तो फार्मासिस्ट का वर्क होता है कि उसको ट्रैक करे, उसको यानी जाने कि किस प्रकार से वह मेडिकेशन का यूज़ कर रहा है और उसको रोक भी सकता है फार्मासिस्ट। और पॉइंट नंबर 4 है इसका, ड्रग की फ्रिक्वेंसी की जांच ले। यानी फ्रिक्वेंसी की, अगर कोई पर्सन है कोई मेडिकल स्टोर पर गया, वह बार बार वही मेडिसिन ले जा रहा है, तो ड्रग की फ्रिक्वेंसी को भी फार्मासिस्ट जांच करेगा और फार्मासिस्ट ओटीसी मेडिकेशन के बारे में लोगों को अवेयर भी करेगा कि ड्रग की सेफ्टी क्या है, करेक्ट इसके यूज़ क्या हैं, इसके क्या डोसेज हैं और स्टोरेज फॉर्म के बारे में भी यानी बताएगा, लोगों को बताएगा कि इसकी क्या स्टोरेज फॉर्म है, यह सब उसको डिफाइन करेगा। तो दोस्तों, और पॉइंट नंबर नेक्स्ट है, वह लोगों को इस बात से भी अवेयर करेगा कि ओटीसी मेडिकेशन को क्या क्या डिसएडवांटेज हैं, यानी जो ओटीसी मेडिकेशन का यूज़ कर रहे हैं उनके क्या क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं, उनको क्या क्या यानी नुकसान हो सकते हैं। इन सब बातों को वह पेशेंट को बताएगा और पेशेंट को समझाएगा, क्योंकि ओवर द काउंटर ड्रग यानी इसका मीन्स ही होता है कि जो बिना प्रिस्क्रिप्शन के ड्रग जो ली जाती हैं यानी उनको ओवर द काउंटर ड्रग कहा जाता है। और दोस्तों, ओवर द काउंटर ड्रग के यानी बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से जो फार्मासिस्ट होता है, फार्मासिस्ट उसको समझाता है, पेशेंट को बताता है कि किन किन मेडिसिन का यानी आप किस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं।
और जब भाई ओटीसी मेडिकेशन प्रोवाइड करेगा जो फार्मासिस्ट होगा, तो भाई पेशेंट की कंडीशन को भी चेक करेगा। ऐसा नहीं है पेशेंट की कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस है और भाई उसको ओटीसी मेडिकेशन प्रोवाइड कर रहा है, तो फार्मासिस्ट को ऐसा नहीं करना है। और फार्मासिस्ट ड्रग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी पेशेंट को प्रोवाइड करेगा, यानी ड्रग से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वह पेशेंट को सब प्रोवाइड करेगा जो फार्मासिस्ट होगा। और उसके बाद दे शुड गाइड द पेशेंट, और ये पेशेंट को भी गाइड करेगा कि किस प्रकार से मेडिसिन यूज़ करना है, किस प्रकार से यानी ओटीसी मेडिकेशन को लेना है, कौन सी कंडीशन में ओटीसी मेडिकेशन को लेना है। ये सब रोल होता है फार्मासिस्ट का ओटीसी मेडिकेशन की डिस्पेंसिंग में, और फार्मासिस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी होती है। और उसके बाद ओटीसी मेडिकेशन इन इंडिया, यानी इंडिया के अंदर ओटीसी मेडिकेशन किस प्रकार से है, यानी किस प्रकार से बताया जाता है, यानी ओटीसी जो मेडिकेशन है इंडिया के अंदर किस प्रकार से फैली हुई है और लोग किस प्रकार से इसका यूज़ कर रहे हैं, इसके बारे में आपको शॉर्ट इंटरव्यू इसका देना है। उसके बाद दोस्तों फिर हम आपको आगे जो नेक्स्ट आपके सिलेबस के अंदर टॉपिक होंगे उसको हम बताएंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने कॉलेज ग्रुप में भी वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो इसमें बात करते हैं ओटीसी मेडिकेशन इन इंडिया में क्या लिखा हुआ है हमने। द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल इन इंडिया, यानी जो इंडिया के अंदर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो रूल बनाया गया है उसमें ड्रग को सेवरल कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। यानी जो आपका रूल बनाया गया है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, उसमें जो ड्रग हैं उनको सेवरल कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जो बहुत सी मेडिसिन्स हैं उनके लिए बहुत से प्रोविजंस, डायरेक्शंस एंड सजेशंस दिए गए हैं। यानी बहुत सी यानी मेडिकेशन है जिसमें बताया गया है कि इस प्रकार से इसको यूज़ नहीं करना है, इसकी स्टोरेज कंडीशन क्या है, इसकी क्या यानी इसका क्या साइड इफ़ेक्ट है, ये सब बताया गया है। यानी जो आपका ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है उसमें बहुत सी कैटेगरी बनाई गई हैं, तो उसमें ये डिफ़ाइन किया गया है, यानी ये इंडिया का ही रूल है। और इसमें पॉइंट बताए गए हैं, वह ड्रग जो हार्मफुल इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करती हैं यदि उनको बिना किसी मेडिकल सुपरविज़न से नहीं लिया जाता है तो वह बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट शो करती हैं। यानी वह ड्रग जो हार्मफुल इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करती हैं यदि उनको बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं लिया गया, यानी इसमें यह बताया गया है कि जिनका यानी इफ़ेक्ट जो होता है बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है उनको आप ओटीसी मेडिकेशन के रूप में नहीं ले सकते हैं। किसी भी मेडिकल सुपरविज़न के यानी रूप में लेना है, जब कोई डॉक्टर आपको सलाह देगा, प्रिस्क्रिप्शन लिख कर देगा, तभी आप उन मेडिसिन को लेंगे। और इस एक्ट में यह भी बताया गया है कि वह कौन सी मेडिसिन्स हैं जिनको बिना किसी वैलिड प्रिस्क्रिप्शन से नहीं बेचा जा सकता है। यानी इसी एक्ट में बताया गया है कि कौन सी मेडिकेशन को आप ओटीसी के रूप में नहीं बेच सकते हैं। जब तक प्रिस्क्रिप्शन नहीं होगा तब तक आप अपने मेडिकल स्टोर से मेडिसिन नहीं दे पाएंगे, यह इसमें बताया गया है। और वह ड्रग जो शेड्यूल एच, H1 और X में नहीं आती हैं उनको बिना प्रिस्क्रिप्शन के फार्मासिस्ट से लिया जा सकता है। यानी वह ड्रग यानी जो शेड्यूल H हो गया, शेड्यूल H1 हो गया और शेड्यूल X हो गया, हमने आपको यानी जो फार्मेसी लॉ एंड इथिक्स है उसमें हमने शेड्यूल के बारे में प्रॉपर नॉलेज दी है, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। तो दोस्तों शेड्यूल H, H1 और X में जो मेडिसिन नहीं आती हैं उनको फार्मासिस्ट जो होता है वह बिना प्रिस्क्रिप्शन के बेच सकता है। और जितनी भी ड्रग हैं जैसे शेड्यूल H की हो गई, शेड्यूल H1 की हो गई, शेड्यूल X की हो गई, इनको बेचने के लिए फार्मासिस्ट को प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत होती है। और शेड्यूल G की ड्रग को बिना किसी मेडिकल सुपरविज़न से नहीं लिया जा सकता है। यानी जो शेड्यूल G के अंदर ड्रग आती हैं उनको बिना किसी मेडिकल सुपरविज़न से नहीं लिया जा सकता है। जब तक कोई मेडिकल सुपरविज़न नहीं होगा, जब तक कोई डॉक्टर का लिखा हुआ कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं होगा, तब तक उन मेडिसिन को नहीं देना है, यानी पेशेंट को नहीं देना है। और इसमें कुछ हाउस होल्ड ड्रग लिखी गई हैं, कौन कौन सी हाउस होल्ड ड्रग होती हैं उनके हमने एग्जाम्पल दिए हैं जिनको आप ओटीसी मेडिकेशन के रूप में ले सकते हैं। जैसे पैरासीटामोल हो गया, लिक्विड पैराफिन हो गया, और उसके बाद बैक्टीरियल जो ट्रॉपिकल ऑइंटमेंट आते हैं वह आपके ओटीसी के रूप में यूज़ किए जाते हैं। एंटासिड्स होते हैं,
एंटी डायरियल ड्रग्स होती हैं, एंटी अल्सर ड्रग हो गई, कुछ विटामिन्स हो गई, जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं, इनको आप ओटीसी मेडिकेशन के रूप में ले सकते हैं। यानी इसमें बताया गया है, जो आपका टॉपिक है ओटीसी मेडिकेशन इन इंडिया, इसमें बताया गया है कि ये वाली मेडिसिन जो हैं आप ओटीसी के रूप में ले सकते हैं, और उसके बाद जो आपके शेड्यूल एच, H1 और X के अंदर आती हैं उनको आप नहीं ले सकते। उनको लेने के लिए प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से ओटीसी मेडिकेशन के बारे में आपने देखा कि ओटीसी मेडिकेशन इंडिया में किस प्रकार से यानी यूज़ की जाती हैं, और उसके बाद यानी इसमें डेफिनेशन क्या है, ओटीसी मेडिकेशन होती क्या है, नीड एंड रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन ओटीसी मेडिकेशन डिस्पेंसिंग, तो इसके बारे में आपने देखा। फिर बात करेंगे, आपका एक टॉपिक और है सेल्फ मेडिकेशन एंड रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन प्रोमोटिंग द सेफ प्रैक्टिस ड्यूरेसिंग सेल्फ मेडिकेशन। यानी किस प्रकार से कोई पेशेंट अगर सेल्फ मेडिकेशन ले रहा है तो फार्मासिस्ट उसकी हेल्थ को किस प्रकार से प्रमोट कर सकता है, किस प्रकार से उसको समझा सकता है कि ये मेडिसिन आपके लिए हेल्पफुल है। तो दोस्तों, सेल्फ मेडिकेशन के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम रिस्पॉन्डिंग टू सिस्टम, जो आपके सिम्टम्स हैं, माइनर एलिमेंट्स हैं, एडवाइस फॉर सेल्फ केयर कंडीशन, जैसे आपका पेन मैनेजमेंट हो गया, कफ हो गया, कोल्ड डायरिया हो गया, इन सब डिसीज़ के सेल्फ मेडिकेशन के बारे में बात करेंगे, जो आपकी नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम बताएंगे जो डिसीज़ है। और अभी तक हम आपको बता रहे हैं सेल्फ मेडिकेशन तक आप अपने सिलेबस को लगातार चेक करते रहिए। तो सेल्फ मेडिकेशन को अभी समझाएंगे और रोल ऑफ फार्मासिस्ट इसी के अंदर समझाएंगे। तो सेल्फ मेडिकेशन क्या होता है, आपको नाम से ही पता लग रहा होगा। तो अकॉर्डिंग टू WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार, यदि किसी पर्सन को कोई डिसीज़ है तो भाई यदि किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल से कोई एडवाइस नहीं लेता है और खुद से उस डिसीज़ का ट्रीटमेंट करता है तो इसे सेल्फ मेडिकेशन ट्रीटमेंट कहा जाता है। दोस्तों, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो गई है और वह किसी भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल से कोई भी किसी प्रकार की एडवाइस नहीं लेता है तो दोस्तों, और बिना एडवाइस लिए वह अपना खुद का ट्रीटमेंट खुद से करता है, तो दोस्तों जिसको कहा जाता है सेल्फ ट्रीटमेंट। तो इतना आप देख सकते हैं कि सेल्फ ट्रीटमेंट क्या होता है। और उसके बाद रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन प्रमोटिंग द सेफ प्रैक्टिस ड्यूरिंग सेल्फ मेडिकेशन, यानी सेल्फ मेडिकेशन के दौरान फार्मासिस्ट किस प्रकार से पेशेंट को यानी गाइड कर सकता है कि किस प्रकार से उसको सेल्फ मेडिकेशन लेना है। तो इसमें पहला पॉइंट बताया गया है, फार्मासिस्ट लोगों को बताएगा कि यदि आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर यह डेंजर हो सकता है। दोस्तों, अगर कोई किसी पर्सन को किसी मेडिसिन से रिलेटेड कोई नॉलेज नहीं है और बस सेल्फ मेडिकेशन करना चाहता है, सेल्फ मेडिकेशन कर रहा है, तो फार्मासिस्ट उसको समझाएगा कि अगर आपको सेल्फ मेडिकेशन करना है तो आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको ड्रग के प्रति प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो आपको सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है, यह डेंजर हो सकता है। और उसके बाद द फार्मासिस्ट शुड प्रोवाइड सेफ एंड गुड क्वालिटी ऑफ मेडिकेशन, यानी जो फार्मासिस्ट होता है वह पेशेंट को यानी गुड क्वालिटी की यानी जो गुड क्वालिटी की मेडिसिन्स आती हैं वह पेशेंट को प्रोवाइड करेगा, और जो सेफ मेडिकेशन होगी जो पेशेंट के लिए सेफ होगा वही उसको प्रोवाइड करेगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से फार्मासिस्ट रोल प्ले कर सकता है सेल्फ मेडिकेशन में, क्योंकि सेल्फ मेडिकेशन में फार्मासिस्ट यानी जो पेशेंट होता है उसको सलाह देगा कि आपको नॉलेज नहीं है तो आप अपनी सेल्फ मेडिकेशन ना करिए। तो इस प्रकार से आपका सेल्फ मेडिकेशन वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। फिर उसके बाद आपकी जो डिसीज़ है, डिसीज़ को भी हम इसी वीडियो में कवर कर लेंगे, क्योंकि आपकी जितनी भी यानी इसमें डिसीज़ है उनके आपको सिम्टम्स बताने हैं और सेल्फ केयर क्या करनी है और किस प्रकार से कर सकते हैं तो उसके बारे में आपको बताना है। तो इसको हम इसी वीडियो के अंदर कंप्लीट कर देंगे, और जो आपका चैप्टर नंबर 8 है कम्युनिटी फार्मेसी का, यह पूरा चैप्टर इसी वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करेंगे जो आपका सिलेबस है, उसमें सबसे पहला आपका दिया गया है सेल्फ मेडिकेशन पेन का, यानी पेन का बारे में आपको बताना है। तो पेन के सिम्टम्स क्या होते हैं आप खुद से देखकर यानी सोच कर देखिए, जो दर्द होता है उसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। तो इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, देखिए पॉइंट पहला लिखा है बेचैनी होने लगती है। अगर कहीं पर भी बॉडी में दर्द हो रहा होता है तो बहुत ज़्यादा बेचैनी होने लगती है, और कराहना यानी जो पेशेंट होता है बहुत ज़्यादा कराहता है, और मसल स्पाज्म यानी जो मसल्स होती हैं उसमें बहुत ज़्यादा ऐंठन होने लगती है। स्लीपिंग इन डिफ़िकल्टी यानी
जो पेशेंट होता है उसको सोने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और कॉन्सेंट्रेटिंग में डिफ़िकल्टी होना। जो कॉन्सेंट्रेटिंग की जाती है, किसी अगर कोई पर्सन पढ़ रहा है, अगर उसके कहीं पर भी दर्द हो रहा है तो वह कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएगा, अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाएगा, अच्छे से लोगों से बात नहीं कर पाएगा, उसका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, वह लेटेगा तो उसको नींद नहीं आएगा। तो दोस्तों ये सब सिम्टम्स होते हैं पेन के, यानी दर्द के सिम्टम्स होते हैं। ये आपके एग्ज़ाम में बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए आपको पढ़ना होगा। और उसके बाद सेल्फ केयर क्या होता है, देखिए, टू मैनेज द पेन फार्मासिस्ट सजेस्टेड, यानी जो फार्मासिस्ट होता है वह पेन के मैनेजमेंट के लिए कुछ यानी सलाह दे सकता है। और वह क्या सलाह दे सकता है, देखिए, यदि कोई इन्फ्लामेशन हो गया है या कहीं पर भी इंजरी हो गई है, यदि वहाँ पर पेन हो रहा है, यानी कोई पेशेंट है उस पर उसके पेन कब होगा, यानी अगर उसको कहीं पर भी इंजरी हो जाएगी, कहीं पर भी इन्फ्लामेशन हो जाएगा तो वहाँ पर पेन हो रहा होगा, तो वह वहाँ पर टॉवल को ठंडे पानी में भिगोकर या उस पर आइस रखकर वहाँ पर सिकाई कर सकता है। अगर किसी प्रकार का कोई इन्फ्लामेशन हुआ है और या अगर कोई इंजरी हुई है तो फार्मासिस्ट उसको सलाह देगा कि जो टॉवल होती है उसको ठंडे पानी में भिगोकर वहाँ पर रखे, या जो आइस पैक आते हैं उनको वहाँ पर रखे, जिससे उसकी सिकाई कर पाएगा, उसको आराम मिलेगी। और ऐसी चीज़ें जिनसे दर्द होने लगता है तो उन चीज़ों को अवॉइड करना है। यानी कभी कभी ऐसा होता है पेशेंट के सर में दर्द होता है तो उन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए जिनसे जो है दर्द हो रहा है, जैसे नॉइज़ हो गया, शार्प लाइट हो गई, यानी बहुत तेज़ लाइट, चमक वाली लाइट लग रही है आँखों पर जिससे सर में दर्द हो रहा है। और कोई पर्सन अगर टेंशन ले रहा है, अगर कोई चिंता कर रहा है, स्ट्रेस में है, तो उसको वो अवॉइड करना चाहिए। फार्मासिस्ट उसको समझाएगा कि उसको भाई अवॉइड करना है। थोड़ी थोड़ी डेली एक्सरसाइज करना है, यानी बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं, जिनके हाथों में दर्द होने लगता है, पैरों में दर्द होने लगता है, तो उनको एक्सरसाइज करना चाहिए थोड़ा थोड़ा डेली से। और एनाल्जेसिक बाम का यूज़ करना, यानी जो एनाल्जेसिक बाम्स होते हैं उनका यूज़ करना, जिससे जो है उसको थोड़ी सी हेल्प मिल पाएगी। एनाल्जेसिक बाम होते हैं उनका यूज़ करके उसको हेल्प मिल पाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार से पेन के बारे में आप पेन के सिम्टम्स को देखा और उसके बाद क्या सेल्फ केयर करनी है उसके बारे में आप इसमें लिख सकते हैं। फिर बात करते हैं कफ के बारे में। दोस्तों जो कफ होता है, कफ के बारे में बात करेंगे कि कफ के क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या सेल्फ केयर होता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों कफ में क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, रनिंग नोज, यानी जो कफ हो जाता है अगर किसी को तो उसकी नाक बहने लगती है, और कफिंग यानी उसको खांसी आएगी, सोर थ्रोट यानी गले में खराश हो जाएगी, उसको खाना अच्छा नहीं लगेगा, उसको बोलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी और सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। और जब उसको खांसी आएगी ना तो उसके अंदर स्पुटम आएगा, यानी बलगम आएगा, अगर किसी को कफ की प्रॉब्लम हो गई है तो इसके कफ के सिम्टम्स होते हैं। और सेल्फ केयर क्या है, गर्म लिक्विड को पीना, जैसे ब्लैक टी हो गया, यानी जो गर्म लिक्विड होते हैं जैसे यानी ब्लैक टी हो गया, और उसके बाद जो जिंजर हो गया यानी जो अदरक होता है, क्लोव यानी लौंग हो गया, कार्डामोम काली मिर्च हो गई, इनका यूज़ करना, ये आपकी कफ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। ये फार्मासिस्ट पेशेंट को सजेस्ट कर सकता है कि आप इन मेडिसिन को या इस प्रकार के ट्रीटमेंट को आप सेल्फ केयर के रूप में यूज़ कर सकते हैं। और जो लॉजेंजेस होते हैं जैसे बिक्स हो गया, स्ट्रेप्टिल्स हो गए, यानी जो बिक्स की टेबलेट्स आती हैं उनका आप यूज़ कर सकते हैं। और बहुत से बिक्स के आइटम आते हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हैं कफ के ट्रीटमेंट में सेल्फ केयर के रूप में। और स्टीम को लेना, यानी जो भाप होती है, यानी जिसको भाप कहते हैं, यानी कप आपने पानी उबाल दिया और पानी को उबालने के बाद अपने चेहरे पर भाप ले ली उसकी पानी की, तो दोस्तों इस प्रकार से जो कफ होता है उसमें बहुत ज़्यादा आराम मिलती है। तो इस प्रकार से आप कफ का भी इस प्रकार से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो फिर बात करते हैं कोल्ड के बारे में कि कोल्ड के क्या सिम्टम्स होते हैं, इसका क्या सेल्फ ट्रीटमेंट होता है। तो दोस्तों कोल्ड के सिम्टम्स होते हैं स्नीजिंग हो गया, यानी छींकना, छींके आना, और रनिंग नोज़ यानी जो नाक होगी वह बहने लगती है, उसमें से पानी पानी आने लगता है, और उसके बाद सोर थ्रोट यानी गले में खराश होना, और उसके बाद कफ हो जाएगा और सर में दर्द होगा, और फीवर के सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं कोल्ड के अंदर।
और इसमें सेल्फ मेडिकेशन क्या कर सकते हैं यानी सेल्फ केयर क्या कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सॉल्ट वाटर से गार्गलिंग करना यानी जो नमक वाला पानी होता है उससे कुल्ला करना और उसके बाद स्टीम लेना। टॉपिकल ऑइंटमेंट का यूज़ करना जैसे बिक्स हो गए, वेपोरफ्स हो गए, इनका यूज़ करना और पानी ज़्यादा मात्रा में पीना यानी कोल्ड कंडीशन में गर्म पानी ज़्यादा मात्रा में पीना, जिससे जो है दोस्तों आपकी हेल्थ जल्दी सही हो जाएगी। तो ये दोस्तों आपका हो गया कोल्ड के बारे में, कोल्ड के क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या उसका सेल्फ केयर होता है। और उसके बाद बात करते हैं डायरिया के बारे में। दोस्तों डायरिया के बारे में क्या बात करते हैं, इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं और इसका क्या सेल्फ मेडिकेशन होता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो डायरिया के सिम्टम्स हो गए यानी इसमें वाटरी स्टूल होती है यानी दिन में 3 से 4 बार, लगभग 2 बार भी हो सकती है, 3 बार भी हो सकती है वाटरी स्टूल। और उसके बाद फीवर के लक्षण भी देखने को मिल सकते हैं डायरिया वाली कंडीशन में। और वेट लॉस हो जाएगा यानी जो पेशेंट होगा उसका वजन कम हो जाएगा। स्टोमच में पेन होगा यानी जो पेट होता है पेट में दर्द होने लगता है। डिहाइड्रेशन यानी बॉडी में वाटर की कमी हो जाएगी। और उसके बाद ब्लड इन फीसेस यानी स्टूल में ब्लड आने लगेगा। तो दोस्तों ये कंडीशन आपकी डायरिया वाले के सिम्टम्स हो गए यानी डायरिया होने पर आपको ये सिम्टम्स दिख सकते हैं, जैसे फीवर हो गया, वेट लॉस हो गया, स्टोमच में पेन हो गया और उसके बाद डिहाइड्रेशन। और इसमें वाटरी स्टूल होती हैं दिन में 3 बार से ज़्यादा। फिर इसका सेल्फ मेडिकेशन क्या है, किस प्रकार से आप खुद से ट्रीटमेंट करके यानी इसका इलाज कर सकते हैं। तो बॉडी में डिहाइड्रेशन ना हो यानी बॉडी में डिहाइड्रेशन ना हो जाए इसलिए अधिक मात्रा में पानी पिएगा। जो पेशेंट होगा वह अधिक मात्रा में पानी पिएगा। और उसके बाद टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, इसको अवॉइड करेगा। जो डायरिया वाले पेशेंट होते हैं उनको ना तो चाय पीनी चाहिए ना ही कॉफ़ी पीनी चाहिए। बनाना हो गए, राइस हो गया, एप्पल हो गया और जो टोस्ट होते हैं यानी गांव में चलते हैं, आपने देखे होंगे, यानी जो टोस्ट होते हैं उनका यूज़ करना चाहिए। यानी जो वजनी खाना होता है जिसमें थोड़ा सा वजन होता है उस खाने को खाना चाहिए डायरिया वाले पेशेंट को। मिंट हो गया यानी पुदीना हो गया और जो कर्ड होता है यानी दही होता है उसका यूज़ करना चाहिए डायरिया वाले पेशेंट को। तो दोस्तों ये आप सेल्फ मेडिकेशन कर सकते हैं अगर आपको डायरिया होता है तो, यानी डायरिया के लिए ये सेल्फ मेडिकेशन हो गया। अधिक मात्रा में पानी पीना, टी को अवॉइड करना, कॉफ़ी को अवॉइड करना, बनाना खाना, राइस हो गया, इस चीज़ों को यानी खाना डायरिया वाले पेशेंट को। और जो कॉन्स्टिपेशन होता है उसके लिए दोस्तों मिंट हो गया यानी पुदीना, दही हो गया, इसका यूज़ करना चाहिए। फिर बात करते हैं कॉन्स्टिपेशन यानी जिसका हिंदी मीनिंग होता है कब्ज़। तो ज़्यादातर पेशेंट में कब्ज़ की समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। तो इसके लिए दोस्तों इसके क्या क्या सिम्टम्स होंगे यानी कब्ज़ वाले पेशेंट के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं आपको पता भी होगा और उसका क्या इलाज है यानी खुद से क्या इलाज कर सकता है ये भी आपको पता होगा। तो अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता भी है तो आप दोस्तों उसको खुद से बनाकर भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों कॉन्स्टिपेशन वाले पेशेंट के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, तो पहला पॉइंट है यह पेशेंट 1 वीक में 3 बार से कम लेटरिन जाता है। यानी अगर कोई भी पेशेंट है वह 1 वीक के अंदर 3 बार से कम लेटरिन जाता है। और उसके बाद ड्राई एंड हार्ड स्टूल यानी उसको ड्राई एंड हार्ड स्टूल आता है, या पेन इन स्टोमच यानी स्टोमच के अंदर पेन होता रहता है। तो दोस्तों ये सिम्टम्स होते हैं कॉन्स्टिपेशन के यानी कब्ज के ये सिम्टम्स होते हैं। और इसके लिए सेल्फ केयर क्या कर सकता है पेशेंट, ज़्यादा मात्रा में पानी पीना यानी जो वाटर होता है वह जो कॉन्स्टिपेशन वाले पेशेंट होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। फाइबर वाली डाइट को ज़्यादा खाना, जिसमें फाइबर होता है उस डाइट को ज़्यादा मात्रा में खाना। फ्रूट को यानी डाइट में खाना, जो फ्रूट्स होते हैं उनको डाइट में खाना, मॉर्निंग में फ्रूट्स को खाना। और उसके बाद इन चीज़ों को अवॉइड करना जैसे फास्ट फूड हो गया और जो मीट हो गया इसको अवॉइड करना, क्योंकि जो फास्ट फूड होते हैं वह सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी के अंदर जो स्टोमच होता है उसमें कॉन्स्टिपेशन कॉज करते हैं। और डेली एक्सरसाइज करना यानी टाइम टू टाइम एक्सरसाइज करते रहना और खाना खाने के बाद वॉकिंग करना। ऐसा नहीं है कि आपने खाना खा लिया उसके बाद आप बिस्तर पर लेट गए। यानी जो कॉन्स्टिपेशन वाले पेशेंट होते हैं और कॉन्स्टिपेशन वाले पेशेंट नहीं भी होते हैं तब भी दोस्तों खाना खाकर तुरंत नहीं लेटना चाहिए, थोड़ा बहुत टहल लेना चाहिए, जिससे जो आपका जो यानी खाया हुआ खाना होता है वह थोड़ा सा डाइजेस्ट हो जाता है।
तो ये आपका हो गया कॉन्स्टिपेशन। फिर बात करते हैं वॉमिटिंग वाले पेशेंट की, यानी वॉमिटिंग की समस्या को किस प्रकार से आप सेल्फ केयर कर सकते हैं। और उसके बाद आपकी इसमें बहुत सी डिसीज़ेज दी गई हैं जिनके बारे में सबके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों वॉमिटिंग के बारे में क्या है, देखिए इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं वॉमिटिंग के। यानी माउथ के द्वारा स्टोमच खाली होना, जिसको कहा जाता है वॉमिटिंग। यानी आपने सुना भी होगा, आपने देखा भी होगा और आपको उल्टी आई भी होगी। तो माउथ के द्वारा स्टोमच खाली होना जिसको कहा जाता है वॉमिटिंग। और वॉमिटिंग में क्या होता है, चक्कर आने लगते हैं, ये इसका सिम्टम्स हो गया। पहले से ही चक्कर आने लगेंगे, अजीब सा लगने लगता है, ये सिम्टम्स होते हैं वॉमिटिंग के। और सिम्टम्स बिफोर वॉमिटिंग, यानी वॉमिटिंग से पहले की कंडीशन में क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। देखिए एब्डोमिनल पेन, यानी थोड़ा थोड़ा पेट में दर्द होने लगेगा और उसके बाद हल्का पसीना आने लगेगा। पल्स रेट जो होती है वह बढ़ जाती है, जिसको वॉमिटिंग आने वाली होती है उसकी पल्स रेट बढ़ जाती है। और इसकी सेल्फ केयर क्या है, देखिए लगातार थोड़ा थोड़ा पानी पीना चाहिए। अगर कोई पर्सन है जिसको वॉमिटिंग आ रही है तो उसको लगातार पानी पीते रहना चाहिए। अगर कोई पर्सन है वह गाड़ी के अंदर जाता है या कहीं भी यात्रा करता है तो दोस्तों उसको अपने साथ पानी रखना चाहिए, जिससे जो है वह बार बार पानी को पी पाए। और सॉलिड फूड को अवॉइड करना, यानी जो सॉलिड फूड होते हैं उनको अवॉइड करना, जो फास्ट फूड होते हैं उनको भी अवॉइड करना। और सिट्रस फ्रूट को लो अमाउंट में लेना, यानी जो सिट्रस फूड होते हैं उनको लो अमाउंट में लेते रहना। जैसे नींबू पानी हो गया, उसको लगातार लेते रहना। तो दोस्तों ये सेल्फ केयर होता है वॉमिटिंग वाले पेशेंट के लिए। और फीवर, फिर बात करते हैं फीवर के बारे में। तो दोस्तों आपने फीवर के बारे में आपको सब नॉलेज होगी, यानी आपको फीवर आया भी होगा, घर में भी फीवर आता है, सबको फीवर आता है। तो फीवर के क्या सिम्टम्स होते हैं और उसकी क्या सेल्फ केयर होती है, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों सिम्टम्स इसके हो गए हाई टेम्परेचर, यानी 100.4 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर हो जाता है तो फीवर की कंडीशन हो जाती है। और फीवर की कंडीशन में थकान महसूस होने लगती है, भूख नहीं लगती है, कमजोरी आ जाती है शरीर में और सर में दर्द भी होने लगता है। जो फीवर वाला पेशेंट होता है उसके सर में दर्द होगा, कमजोरी आएगी, उसको खाना भी अच्छा नहीं लगेगा और बिल्कुल कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा और वह अपनी पढ़ाई भी सही से नहीं कर पाता है। तो इसके लिए सेल्फ केयर क्या हो गई है, देखिए अधिक मात्रा में पानी पीना और जो पैरासीटामोल हो गई, एस्पिरिन हो गई, इन टैबलेट्स का यूज़ करना, क्योंकि ये टैबलेट आपकी ओटीसी के अंदर आती हैं, यानी इनको बिना प्रिस्क्रिप्शन के आप ले सकते हैं। तो आप घरेलू रूप से दोस्तों ये पैरासीटामोल और एस्पिरिन का यूज़ करना। टेकिंग रेस्ट, अगर फीवर वाली कंडीशन आ जाती है तो ज़्यादा से ज़्यादा यानी रेस्ट लेना चाहिए और जो वर्क कर रहे हैं उसको अवॉइड करना चाहिए। तो ये आपका होता है फीवर वाली कंडीशन। फिर बात करते हैं सोर थ्रोट, क्योंकि आपका जो चैप्टर नंबर 8 है काफ़ी बड़ा है, लेकिन इसको हमने एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट करेंगे। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर देना, अपने दोस्तों के पास। और सब लोग बोलते हैं सर आपका कंटेंट बहुत कम है, लेकिन हम आपके लिए जितना पढ़ा रहे हैं इतना आपके लिए सफिशेंट है। अगर इतना आप पढ़ लेंगे तो आपकी नॉलेज अच्छी हो जाएगी। अब देखिए दोस्तों आपका सोर थ्रोट हो गया या फीवर हो गया, इसके आप सिम्टम्स लिखेंगे तो कितने सिम्टम्स लिख पाएंगे, जितना आप सफिशेंट मात्रा में पता होगा उतने सिम्टम्स लिख पाएंगे। और सेल्फ केयर में आप क्या कर सकते हैं वही आपको लिखना है। तो सोर थ्रोट के बारे में बात करते हैं कि सोर थ्रोट क्या हो गया। देखिए गले में खरांच, यानी बहुत लोगों के गले में खरांच होने लगती है, तो दोस्तों उसी के बारे में बात करनी है और उसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, सेल्फ केयर क्या होती है उसके बारे में बताना है। तो सोर थ्रोट के यानी सिम्टम्स हो गए गले में इरिटेशन होना, जलन होना और इरिटेशन होना, यानी गले में लगातार इरिटेशन होने लगना, यानी बोलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होना, यानी खाना खाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होना, ये बहुत ज़्यादा सिम्टम्स होते हैं सोर थ्रोट के। और सेल्फ केयर इसकी क्या होती है, लेमन टी को पीना, यानी जो लेमन टी होती है उसको पीना, बार बार पानी पीना, टेकिंग रेस्ट, यानी लगातार आपको रेस्ट करना चाहिए, ज़्यादा वर्क नहीं करना चाहिए। और जो लॉजेंजेस होते हैं जैसे बिक्स टैबलेट्स हो गई, इनका यूज़ करना। एलर्जेंस जैसे डस्ट को अवॉइड करना और कम बोलना। अगर आपके गले में खरांश हो रही है तो आपको ज़्यादा तेज़ नहीं बोलना है, ज़्यादा नहीं बोलना है, इसका मतलब आपको कम बोलना है।
और एलर्जेंस में आपको डस्ट को अवॉइड करना, यानी जो धूल वाली एरिया होती हैं उसमें आपको नहीं जाना चाहिए, जिससे जो है आपके माउथ में यानी जो डस्ट होती है वह चली जाती है, जिससे सोर थ्रोट में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। फिर उसके बाद बात करेंगे स्किन डिसऑर्डर के बारे में, यानी क्या क्या स्किन डिसऑर्डर होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। फिर ओरल हेल्थ जो हो गया, जैसे माउथ अल्सर हो गया, डेंटल पेन हो गया, गम स्वेलिंग हो गई, इसके बारे में बात करेंगे। और जो आपका चैप्टर नंबर 8 है कम्युनिटी फार्मेसी का, ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो स्किन डिसऑर्डर में क्या बात करते हैं, देखिए इसके सिम्टम्स हो गए, स्किन सूखी पड़ जाना, अल्सर होना, यानी अल्सर हो जाता है स्किन पर, और स्किन पर अजीब अजीब प्रकार के धब्बे पड़ जाते हैं, वाइट कलर के धब्बे पड़ जाते हैं, रेड कलर के धब्बे पड़ जाते हैं, और ये सब आपके यानी जो स्किन होती है उस पर रेड कलर के जो दाने होते हैं वे निकल आते हैं। ये सब होते हैं आपके स्किन डिसऑर्डर। आपकी स्क्रीन पर हमने लगाया हुआ भी है कि स्किन डिसऑर्डर कैसे होते हैं। देखिए आपकी यानी जो स्क्रीन लगी हुई है इसमें देखिए स्किन के यानी जो धब्बे पड़े हुए हैं, इस प्रकार के आपके स्किन डिसऑर्डर हो सकते हैं। तो इसके लिए आपको यानी सेल्फ केयर क्या करनी चाहिए, देखिए शुगर एंड डेयरी प्रोडक्ट को अवॉइड करना, यानी जो चीनी होती है, जो मीठे सब्सटेंस होते हैं यानी जो स्वीट सब्सटेंस होते हैं उनको अवॉइड करना, और स्किन को साफ़ सुथरा रखना। ऐसा नहीं है कि स्किन को गंदा रखना है तो गंदा रखेंगे तो जिससे जो है स्किन में इन्फेक्शन हो सकता है। तो स्किन को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। फैट एंड हाई प्रोटीन डाइट को अवॉइड करना, जो फैट होता है और जिसमें बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन होती है उसको अवॉइड करना चाहिए, जिससे जो है हमारी स्किन पर जो होते हैं रेड कलर के दाने निकल आते हैं और बहुत सी एलर्जी हो जाती है हमारी स्किन में ज़्यादा प्रोटीन खाने से। और अफेक्टेड एरिया पर वाटर में नीम की लीव्स को मिलाकर धुलना चाहिए, यानी जो नीम होता है उसका यूज़ आयुर्वेदिक के रूप में किया जाता है। तो दोस्तों जो नीम की पत्तियां होती हैं उसको वाटर में डाल देना चाहिए, फिर वाटर को गर्म करना चाहिए, और गर्म करने के बाद जो अफेक्टेड एरिया है जहाँ पर इन्फेक्शन हुआ है स्किन में वहाँ पर उसको धुलना चाहिए, और अधिक पानी पीना चाहिए। डिफरेंट टाइप की जो क्रीम्स होती हैं, जो सॉप्स होते हैं उनको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं बट डिफरेंट टाइप के यानी बहुत से क्रीम्स का यूज़ करते हैं, सॉप्स का यूज़ करते हैं, उसके बाद उनकी स्किन में इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों उसको अवॉइड करना चाहिए। तो ये आपका हो गया स्किन डिसऑर्डर, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, इसके लिए क्या सेल्फ केयर होती है, तो इसके बारे में हमने बताया। फिर आपके बात करेंगे टॉपिक जो हो गए ओरल हेल्थ में, माउथ अल्सर हो गया, डेंटल पेन हो गया और गम स्वेलिंग हो गया। तो माउथ अल्सर क्या होते हैं, देखिए माउथ अल्सर के सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे, सेल्फ केयर के बारे में बात करेंगे। तो इसके सिम्टम्स हो गए माउथ अल्सर में, यानी माउथ में पेन होना और ब्रश करने पर जलन होना, यानी माउथ में कुछ दाने निकल आते हैं, यानी मुंह के अंदर छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, तो जिसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है। अगर आप मॉर्निंग टाइम में ब्रश करते हैं तो उस टाइम बहुत ज़्यादा जलन होती है। अगर खाना खाते हैं तो उसमें भी बहुत ज़्यादा जलन होती है, मिर्चा बहुत ज़्यादा लगेगा, और स्पाइसी खाना खाने पर इरिटेशन होना, यानी कहने का मतलब जो मसाले वाले खाने होते हैं उनको अगर आप खाएंगे तो उस टाइम जो है आपको बहुत ज़्यादा इरिटेशन होगी। तो दोस्तों ये आपके सिम्टम्स हो गए माउथ अल्सर के। क्या क्या सिम्टम्स होते हैं माउथ अल्सर के, तो उसके बारे में बात करनी है। और उसके बाद सेल्फ केयर क्या हो गई माउथ अल्सर की, यानी साल्ट वाटर से कुल्ला करना, जो साल्ट वाटर होता है उससे कुल्ला करना, और उसके बाद स्पाइसी खाना को अवॉइड करना, यानी जो मसाला वाला खाना होता है ना उसको अवॉइड करना, और ओरल हाइजीन मेंटेन रखना, यानी जो माउथ की हाइजीन होती है, यानी किस प्रकार से मॉर्निंग टाइम ब्रश करना है, डेली ब्रश करना है, तो माउथ की हाइजीन को मेंटेन रखना। और टॉपिकल एनेस्थेटिक का यूज़ करना, जैसे आपका ओराजेल हो गया, इसका यूज़ करना, यानी अगर आपके माउथ में अल्सर हो जाता है तो आप एनेस्थेटिक का यूज़ करके अच्छे से ब्रश कर सकते हैं, अच्छे से खाना भी खा सकते हैं। तो टॉपिकल एनास्थेटिक जैसे आपका ओराजेल आता है, इसका भी आप यूज़ कर सकते हैं सेल्फ केयर के रूप में। फिर बात करते हैं डेंटल पेन के बारे में, यानी जो दांतों में दर्द होता है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए इसके सिम्टम्स हो गए दांतों में दर्द होना, हेडेक होना, यानी हेडेक यानी सर में दर्द होना,
दांतों के पास स्वेलिंग हो जाना, यानी जो दांत होते हैं जो मसूड़े होते हैं वह सूज जाते हैं। तो दोस्तों अगर दांतों में दर्द होगा तो मसूड़े सूज जाएंगे, और दांतों में बहुत ज़्यादा दर्द होगा, खाने में प्रॉब्लम होगी, तो दोस्तों ये सिम्टम्स होते हैं डेंटल पेन के। तो इसके लिए सेल्फ केयर क्या है? साल्ट वाटर से कुल्ला कर सकते हैं आप, और उसके बाद आइस से सिकाई कर सकते हैं। जो बर्फ़ होता है उससे आप सिकाई कर सकते हैं, और क्लोव का यूज़ करना, यानी क्लोव जो होती है एक एनेस्थेटिक के रूप में वर्क करती है और वह दर्द को कम करती है। तो दोस्तों यानी जो क्लोव है उसका आप यूज़ कर सकते हैं। और जो हाउस होल्ड मेडिकेशन होती हैं जैसे पीसीएम हो गया, एस्पिरिन हो गई, आइबुप्रोफेन हो गई, इनका आप यूज़ कर सकते हैं डेंटल पेन में। फिर बात करते हैं गम सॉइलिंग की, यानी मसूड़ों में सूजन। जो मसूड़े होते हैं, जो हमारे दांतों के पास जो मसूड़े होते हैं उसमें सॉइलिंग होना, जिसको कहा जाता है गम सॉइलिंग। तो दोस्तों इसके बारे में बात करनी है। तो गम सॉइलिंग में सिम्टम्स क्या हो गए? यानी इसमें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होना, यानी जब गम सॉइलिंग हो जाती है, जब मसूड़ों में सूजन हो जाती है तो बहुत ज़्यादा जो होती है ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, और मुंह से जो है बहुत ज़्यादा गंदी महक आने लगती है, बैड ऑडर आने लगती है। तो इसकी सेल्फ केयर किस प्रकार कर सकते हैं? दिन में 2 बार ब्रश करना, 2 बार ब्रश कर सकते हैं, 3 बार भी ब्रश कर सकते हैं। और जो साल्ट वाटर होता है उससे कुल्ला करना, विटामिन सी लेना, और जो नीम ट्विग यानी जो दतून होती है ना, नीम की दतून, उसका आप यूज़ कर सकते हैं ब्रश करने के रूप में। तो ये आपका गम स्वेलिंग का यानी सेल्फ केयर हो गया। तो दोस्तों आपका जो चैप्टर नंबर 8 है इसको हमने पूरा एक ही वीडियो में कंप्लीट किया। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर देना। अपने कॉलेज ग्रुप में भी वीडियो को शेयर कर देना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।